नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पोर्टफोलियो में मुनाफे की हरियाली चाहिए तो अब निवेशकों के पास कई ऐसे निवेश के विकल्प हैं जहां ऐसी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं, जैसे कि ESG फंड और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। आज हम जानेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी कैटेगरी, कौन से फंड आपको लंबी अवधि में एवरग्रीन पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो साबित हो। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, CEO कंप्लीट सर्कल वेल्थ। फिरोज और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हम कोशिश कर रहे हैं एक एवरग्रीन पोर्टफोलियो बनाने की, आप दोनों ही एक्सपर्ट्स के द्वारा। इनफैक्ट जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि एनवायरनमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, सजग हैं, और इसी फील्ड में निवेशकों को निवेश करने का मौका भी देती हैं। इससे मतलब मेरा ESG कैटेगरी, ESG फंड से हैं। फिरोज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ESG स्कीम जो कि भारत में हालांकि बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। क्या इसका अभी जो अगर हम अभी समझें, अभी करंट स्टेटस है भारत में ESG स्कीम्स को लेकर, भारतीयों में कितना आकर्षण है, निवेशकों में कितना क्रेज है, और कितना ये फैला है यहाँ पर? तो देखिए, एनवायरनमेंट के प्रति श्रद्धा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको जाहिर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स एक इतना अच्छा जरिया नहीं है कि आप अपने एनवायरनमेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसको इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जाहिर करें। तो अगर देखने जाएं तो ESG इंडिया में इतना पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं रही। निफ्टी को ESG इंडेक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 10-11% लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है ESG के इंडेक्स ने। सो पॉइंट वन। पॉइंट टू क्या है कि मेरे हिसाब से ग्लोबली ESG जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफी वो आगे चल चुकी हैं, तो उनकी जो कार्बन फुटप्रिंट है बहुत आगे बढ़ गई है, वो अब कॉन्शियस हो गए हैं। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, इंडिया एक दूसरे स्टेज में है, बट आई थिंक एज अ इंडियन नागरिक बहुत सारे और इम्पैक्ट कर सकते हैं आप सोशली, एनवायरनमेंट को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आज की हैं, ESG एक बेसिक हाइजीन आइटम होना चाहिए, और एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी मेरे हिसाब से। एंड रहा सवाल, अगर कंपनीज देखी जाएं जो ESG कंप्लायंट है उनका प्रदर्शन अच्छा है, जाहिर सी बात है उनमें अगर अगर आप ठीक से चुनाव कर सकें। अभी तक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है ESG फंड्स ने कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं उस स्ट्रीम में जाऊं और अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज करूं और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करूं। दिस इज द हार्ड ट्रूथ, स्वाति जी। बिल्कुल क्षितिज, बात वही हो रही है कि बहुत ज़्यादा पुराना स्पेस नहीं है भारत में ESG कैटेगरीज का। अगर हम देखें, कुछ लगभग 7 फंड्स हैं मेजर प्लेयर्स के, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस के, जिन्होंने ESG फंड की पेशकश की है। उसमें से एक ही हम SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड देखते हैं जिसमें पिछले 7 साल का हम रिटर्न देख पाते हैं। बाकी कंपैरेटिवली बहुत ही नए फंड्स हैं, एक साल या फिर पिछले 3 साल में एक आध फंड्स जो आए होंगे। अभी फिलहाल आपको लगता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट के प्रति लोगों में एक चेतना आ रही है, ये जो एक पर्टिकुलर स्पेस है ये थोड़ा पिकअप करेगा, या फिर शायद ज़्यादा स्कोप नहीं है? फिरोज ने एक इनिशियल कमेंट इस पर किया। आपकी नज़र में क्या स्कोप आपको ESG में नज़र आ रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि एक थीम बेस्ड कैटेगरी है, और इन नेचर इटसेल्फ जो थीमेटिक फंड्स होते हैं ऐसे, वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो क्या स्कोप आपको लग रहा है? First of all, Swati, धन्यवाद, and good to be on this show with Firoz, and Firoz ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि अपना व्यू दिया। मुझे ऐसा लगता है स्वाति, जस्ट टू टेक व्हाट ही सेड, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे सारी चीजें इन प्लेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है, चीजें, कंपनीज, लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है, पर कैपिटा इनकम है, इन प्लेस है। तो अभी वेरी लॉन्ग रनवे फॉर अस, हमारा हमारा हमारे पास बहुत टाइम है इन चीजों को कैप्चर करने के लिए। गवर्नमेंट का फोकस है, एंड आई टोटली एग्री, गवर्नमेंट का बहुत क्लियर कट फोकस है कि वो एनवायरनमेंट को वापस
व्हाट एनवायरनमेंट हैज गिवन अस, was मदर प्लैनेट को, एनवायरनमेंट को वापस करके दिया जाना चाहते हैं, और हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम करना चाहते हैं. बट यस, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप लेफ्ट before one should start looking at ESG as a category. Having said that, people who really want to contribute and they see that हाँ मैं इन्वेस्टमेंट ESG प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहता हूँ, सोशली अमेरिकन कंपनी के थ्रू जो एनवायरनमेंट के प्रति प्रॉपर हो या जीरो डिस्चार्ज पे काम कर रही हो, ऐसी कंपनीज पे करना चाहता हूँ, तो ये कैटेगरी अवेलेबल है. बट यस, देयर आर बेटर कैटेगरीज, मल्टी कैप फंड्स हो गए, आपके अदर कैटेगरी फंड और सेक्टर फंड हो गए, जो विजर्व इज रिटर्न फॉर, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वो ESG से बेटर अगले 4-5 साल में डिलीवर कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया में भी ये नया कॉन्सेप्ट, दिस विल टेक टाइम. सोशल अवेकनिंग में भी हमारे टाइम लगेगा, लोगों को समझने में भी टाइम लगेगा. हमारे तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, हार्डली 3-3.5 करोड़ यूनिक पोर्टफोलियोज है. तो अभी तो पहले लोगों को इन्वेस्टमेंट्स में लाना जरूरी है, उसके बाद कि हाँ हमें सोशली जो एक सोशल कॉज है कि हम उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो करना जरूरी है. So I think there is a category available. People who want to invest into this category, जो इशू देख रहे हैं, तो ESG category available है, वो पूरा जो नॉर्म ESG के फॉलो करती है. But yes, I also believe that there is lot of scope for this sector to grow, or this category to grow. अभी हम ऑनलाइन जो बाकी की कैटेगरीज हैं, आपके मल्टी कैप फंड्स हैं, फोकस फंड है, मिड कैप, स्मॉल कैप है, या कुछ और सेक्टोरल बेट्स हैं, उसमें आप बेटर रिटर्न इंडिया में बना सकते हैं. जी जी, राइट, एब्सोल्युटली. तो ESG फंड्स अभी इंडिया में एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट, पैर उतना पसार नहीं पाया है, पर डेफिनेटली कुछ फंड्स हैं जो हम दिखा रहे हैं, बड़े बड़े AMCs के, जो अभी इस स्पेस में अवेलेबल हैं निवेश करने के लिए. वहीं जब सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की बात आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन है सस्टेनेबल वर्ड, तो उसमें हमने इस साल देखा कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी लाए गए, और इसमें फिरोज़ हमने देखा कि यूनियन बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का, और इसमें दो जो किस्त हैं, जो 2 ट्रांच है, वो जारी की जा चुकी है, और रेस्ट मतलब बाकी जो हैं वो साल के आगे हम देख पाएंगे. आपसे समझना चाहेंगे ग्रीन बॉन्ड के बारे में, आखिरकार किस उद्देश्य से इसको लाया गया, और एक निवेशक के लिए क्या खास है ऐसी टाइप की इन्वेस्टिंग में जो कि टुवर्ड्स डेट फिक्स्ड इनकम आती है. ये स्वाति जी, अगर हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसा रेस करना है और एनवायरनमेंट के लिए रेस करना है, तो डेट फिर भी एक अच्छा माध्यम है, ताकि इन्वेस्टर का जो प्रति श्रद्धा है एनवायरनमेंट के प्रति, वो एक्सप्रेस भी कर सके और उनका नुकसान भी नहीं हो. अब आप देखें इक्विटी साइड पे, निफ्टी जो ये ESG 100 इंडेक्स है, उसकी कंपाउंडेड रिटर्न 3 साल की 4-4.5% है. उसी दौरान निफ्टी 50 की 25% है. अगर मैं 20% अपनी रिटर्न खो दूंगा पर एनम अपना प्रेम एनवायरनमेंट के प्रति जाहिर करने में, तो बड़ा नुकसान होगा. सो डेट में अगर मुझे बॉन्ड, 2 किस्म के बॉन्ड मिले और मुझे क्रेडिट रिस्क ना हो और दोनों में रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो, तो मैं ऑफ कोर्स ग्रीन बॉन्ड खरीदने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मैं खर्च नहीं कर रहा हूं अपने जेब से. सो डेट इज अ ग्रेट वे टू फंड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दोज, जैसे आपने कहा, बड़े मशहूर वर्ड्स हैं. इनफैक्ट ग्लोबली तो वैनगार्ड ने ESG से पुल आउट कर लिया. वैनगार्ड विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड मैनेजमेंट, पैसिव फंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई काफी सारी कंपनियां जो ग्रो हो नहीं पा रही, ये ESG की मार्केटिंग से वो अपने लिए कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रही है. सो पॉइंट 1, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, ग्रीन बॉन्ड्स में ऑफ कोर्स बिकॉज ये इशुएंसेस आर गोइंग टू बी वेरी कैलिब्रेटेड, क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, आपको 0.5% ज्यादा 0.5% कम विद अ सिमिलर क्रेडिट रिस्क आपको मिलेगा. तो ये ग्रीन बॉन्ड्स डेफिनेटली टेक ऑफ होंगे, बिकॉज इंडिया के जो DNA में लो रिस्क की जो चाह है, वो इसको फुलफिल करता है. पॉइंट 1. पॉइंट 2, इंडिया में 670 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, जो 10 सालों में 2012 में 270 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स थी, जो आज बढ़ के 670 लाख करोड़ हो गई है. सो इंडिया बचाता जरूर है,
बट सही जगह नहीं बचाता। तो हम हमेशा कहते हैं अपने व्यूअर को जल्दी स्टार्ट करो। इंडिया बहुत जल्दी स्टार्ट करता है बट गलत इंस्ट्रूमेंटों में स्टार्ट करता है। 51% इंडियन हाउस होल्ड्स का पैसा रियल एस्टेट में है और फिजिकल एसेट्स में है, 49% फाइनेंशियल एसेट्स में। उन 49 में से 25% डेट में है। म्यूचुअल फंड में जितना पैसा है उससे ज्यादा तो सेविंग अकाउंट में पैसा है इंडिया का। सो दैट्स, क्षितिज जी भी जैसे कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड तो हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये जो ग्रीन बॉन्ड की जो इंक्लूजन्स हैं, जो बजट में मैडम ने बात की थी, वो बहुत अच्छी दिशा में है, क्योंकि एक इंडियन के प्रति एक अट्रैक्टिवनेस है डेट के प्रति, और ग्रीन बॉन्ड्स जस्ट गिव ऑन आइसिंग ऑन द केक। एब्सोल्युटली। तो ईएसजी इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स इक्विटी, ग्रीन बॉन्ड टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम, ये सस्टेनेबल पर्यावरण फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा पिकअप होंगे, अभी हुए नहीं है, पर हाँ सही दिशा में जाता हुआ कदम ज़रूर है। एवरग्रीन पोर्टफोलियो की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो सालों साल आपका साथ निभाए, एवरग्रीन रहे, इसमें क्षितिज आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए एवरग्रीन पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्या है? सो जैसे एवरग्रीन में अपने आप में एक शब्द ग्रीन है स्वाति, एंड इक्विटीज में क्या है कि हमें जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ग्रीन देखने की आदत होती है, हमें लगता है कि कल ही मेरा पैसा बढ़ जाए। इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, कोई भी फंड्स में इन्वेस्ट करें, अगर वो डिसेंट फंड है और आपके पास टाइम होराइजन 5 से 6 साल का है, तो आपको वो पोर्टफोलियो एवरग्रीन हो ही जाता है। अब डिपेंड करता है किस हिसाब से आप फंड का चयन कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे है पर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने आपने लार्ज कैप फंड के साथ इंडेक्स फंड के साथ बैलेंस फंड्स की कैटेगरी ली। तो हाई रिस्क प्रोफाइल है तो उसमें आपने फोकस फंड ऐड कर लिया। अगर आपका फंड आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो उसमें आपने मिड और स्मॉल कैप कर लिया। तो एवरग्रीन पोर्टफोलियो तभी बनता है जब आपके पास फंड के चयन अपने रिस्क एपेटाइट के साथ हो, बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी या ड्रॉडाउन कम आपको सहने की उतनी क्षमता देता है आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आप फंड लेते हैं। दूसरा, आपके पास टाइम होराइजन अच्छा हो। इक्विटी में अगर आपके पास 5 साल से 7 साल से ऊपर का टाइम है तो कम वोट में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं हुआ है, पास्ट में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि दैट आप 4 से 5 अच्छे फंड की चयन करें, जो डिपेंडिंग ऑन, जो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 2 से 3 मल्टी कैप या फोकस फंड, एक स्मॉल मिड कैप फंड, एक लार्ज मिड कैप फंड की कैटेगरी का ऑन एन एवरेज एक अच्छा एक चयन है। अगर एक नया फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो हर बार निफ्टी के हिसाब से एक निफ्टी फंड ले सकता है, इंडेक्स फंड ले सकता है और बाकी फंड चूज कर सकता है। तो एंड उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। ये नहीं कि आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया, जब आपके पास टॉपअप की अपॉर्चुनिटी हो या आप सिप कर सके तो करते रहे। एंड आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो एवरग्रीन बनेगा ही बनेगा और आपके लिए वो बेटर रिटर्न भी लेके आएगा, एट द सेम टाइम आपके लिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग भी क्रिएट करेगा। कंपाउंडिंग का मेन जो पैरामीटर है, फॉर्मूला भी है आपका फ्यूचर नॉलेज वन प्लस आर रेज टू पार्टी, वो आर नहीं है, रिटर्न नहीं है, वो टाइम है। अगर आप वक्त देंगे अपने पोर्टफोलियो को तो कंपाउंडिंग करके आपके लिए एक अच्छा कॉपस खड़ा करेगा। जो लोग म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहते हैं उनके लिए वो एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हैं या स्टॉक्स ले सकते हैं, और उसको रिव्यू अगर वो करने का टाइम है, उसको मैनेज करने का टाइम है, तो उसके ऊपर वो अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। बट इजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका अगर आप मेरे से पूछेंगे, कोई रिटेल इन्वेस्टर ये प्रोग्राम देख रहा है, म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक फंड मैनेजर अवेलेबल है एक नॉमिनल सी फीस पे, जो आपके लिए आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली इनिशियली जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की, उन्हें तो एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेनी ही चाहिए। DIY फेमस ज़रूर है, लेकिन शुरुआत में एक सलाहकार अगर हो तो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की बात आ रही है फिरोज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक एवरग्रीन पोर्टफोलियो की बात करें तो स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसेट क्लास आपको कैसे चूज करना है। तो इसमें ये एक एवरग्रीन स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करे, हाउ टू चूज एन एसेट क्लास। देखिए, यू चूज एन एसेट क्लास, पहले तो डिफाइन कर लीजिए एसेट क्लास कौन सी है। 4 है, 2 ग्रोथ वाली हैं, 2 प्रोटेक्शन की हैं। ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। ग्रोथ के एसेट्स हैं रियल एस्टेट एंड इक्विटी, प्रोटेक्शन के गोल्ड एंड बॉन्ड। अगर ग्रीन चाहिए, जैसे क्षितिज जी कह रहे थे कि पॉजिटिव देखना है, तो गोल्ड और डेट इतनी आपको बहुत बड़ी बड़ी रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो ग्रीन अगर चाहिए
तो मात्रा इक्विटी एंड रियल एस्टेट की ज्यादा होनी चाहिए, बट रियल एस्टेट अपनी खुद की पैराडाइम शिफ्ट से जा रहा है, टैक्स चेंजेस से जा रहा है, सेक्शन 54F पे कैप लग गया, और बहुत सारी और चीजें भी हैं, और उसकी टिकट साइजेस ज्यादा हैं, तो आपके पास बचता इक्विटी है जिसमें आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 भी कर सकते हैं, 5 करोड़ भी कर सकते हैं। सो इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक बहुत अच्छी एसेट क्लास है। तो उसकी मात्रा अगर आपके पास 70-80% नहीं है, अगर आप 35 की उम्र से कम है और आप 70-80% इक्विटी में नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लंबी अवधि, तो आप अपने पैसे को इतना ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई इन्वेस्टर मैं नहीं मिला हूं जो 10-15 साल तक इक्विटी में निडर होके रहे हैं और उनका नुकसान हुआ हो, डेट से कम रिटर्न मिली हो, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। दैट्स पॉइंट वन। सो दैट्स वन वे ऑफ मेकिंग इट लिटिल मोर ग्रीनर। सेकेंड वे टू मेक इट ग्रीनर इज, सोचिए अगर हम पौधे की बात कर रहे हैं तो उसमें रोज पानी डलता है, तो अगर आप सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से नहीं डालेंगे, तो भले ही आप कितनी भी अच्छी एसेट क्लास चूज कर लें, अगर उसमें रोज पौधे में पानी डलेगा तो ग्रीनरी कहीं ना कहीं तो वो मुरझा जाएगी। सो दैट्स पॉइंट टू, आपको जरूर करना है। तीसरा, स्कीमें बहुत सारी हैं, 380 स्कीमें हैं, एक्टिव फंड मैनेजमेंट 380 है, उसमें लास्ट 5 साल में सबसे अच्छी स्कीम ने 38% कंपाउंडेड दिया है, और उसी समय में सबसे बुरी इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोनों का नाम इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है, सबसे बुरी वाले ने 4% कंपाउंडेड दिया है, तो 34% का कंपाउंडेड फर्क है। तो सिक्योरिटी सिलेक्शन को इतना भी कम अहमियत ना दें। एसेट एलोकेशन के बाद स्वाति जी आपका शो देख के कोई भी स्कीम्स अनबायस्ड लें आप, एक्सपर्ट्स जो आते हैं आपके शो पे वो अनबायस्ड तरीके से अपने रिसर्च के हिसाब से स्कीम सेलेक्ट करते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी करनी है, ताकि वो ग्रीनरी ना सिर्फ आए बट बरकरार रहे। बिल्कुल। सिलेक्शन की क्योंकि बात हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन की जैसे हम बात करें, हमने समझ लिया कि हाँ आपको एसेट क्लास कैसे सिलेक्ट करना है। विद इन इक्विटी ऑल्सो क्षितिज, इक्विटी में ही कई विकल्प मौजूद हैं। स्टॉक हो गया, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स तो है ही, पीएमएस है, एआईएफ है, डेट में भी म्यूचुअल फंड है, फिर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, फिर एफडी है। तो जो प्रोडक्ट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और उस लेवल पर कैसे काम करें? स्वाति, आई थिंक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है, इसलिए बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपका टाइम होराइजन कितना है और आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, तो फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन में एक मिस्टेक हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करें कि आपका गोल प्लान कब है, आपको होराइजन कितने टाइम के लिए चाहिए। दूसरा डिफाइन करें कि आपकी ओवरऑल, देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको डिफाइन करना है आपका टोटल वेल्थ कितना है जिसमें से आप वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट परसेंटेज यू वांट टू इन्वेस्ट। उससे क्लैरिटी आती है कि आप, जैसे आपने बोला इससे पहले प्रश्न में आपने फिर उससे पूछा कि दैट इक्विटी कितना, फिक्स इनकम कितना, आपको एसेट एलोकेशन से डिफाइन करना है। तो भाई ने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, एक बार में डिफाइन कर दिया कि मेरा इक्विटी इतना है, पर वो पोर्टफोलियो लेवल पे इक्विटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये नहीं कि जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी। तो उस हिसाब से सेकंड चीज आ जाती है। थर्ड चीज, देखिए, जो आपके पास अगर आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए पोर्टफोलियो में, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम यू वांट इन्वेस्टमेंट टू बी लिक्विड, तो म्यूचुअल फंड से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। अगर आप बेस्ट स्टॉक्स करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टॉक्स की तरफ ध्यान दे पाएं, तो आप उसमें अपने पोर्टफोलियो में पीएमएस ऐड कर सकते हैं। बिकॉज एक एक्सपर्ट आपके लिए पीएमएस कर के लिए आपके लिए जो भी उसकी कैटेगरी के स्टॉक्स है वो चूज करके आपके लिए पोर्टफोलियो कवर कर सकता है। और अगर आप कुछ अनलिस्टेड शेयर्स में या अनलिस्टेड रियल एस्टेट में जैसे कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे आप फिजिकल रजिस्टर ना लेके कुछ ऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए एयर प्लेटफॉर्म है। बट ये डिफाइन करता है विद रिगार्ड टू टोटल आपके पास टोटल पैसा कितना डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल आप एज लो एज 1000 रुपीज या 500 रुपीज की सब्सिडी शुरू कर सकते हैं। माइक्रो सिर्फ 100 की भी अवेलेबल है। पीएमएस मिनिमम टिकट से 50 लाख है अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पर अगर आप 50 लाख है पूरा पीएमएस में नहीं डाल सकते। उसका मतलब है आप म्यूचुअल फंड ही करें। एफ के लिए आपको 1 करोड़ की राशि जरूरी है। अगेन, एनी क्लाइंट जिसका 2 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है, तो उसको मैं कहता हूँ कि अगर वो पीएमएस ऐड करना चाहे ऐड कर सकता है। एफ के लिए कम से कम आपके पास 5 से 10 करोड़ का राइट। पोर्टफोलियो तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो
डिफाइन करना पड़ता है कि आपके पास बिल्कुल, बिल्कुल क्षितिज आपने सही बोला कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनिशियल कितना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि आपको म्यूचुअल फंड जाना है पीएमएस में या एआईएफ भी कुछ ऐसे ऑप्शन है विद इन इक्विटी पर उसमें टिकट साइज बहुत बड़ी है मतलब बेसिक आपको शुरुआती जो निवेश रकम है वो आपको बहुत बड़ी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एक छोटे रिटेल निवेशक के लिए वो मुमकिन नहीं पर म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई भी कभी भी निवेश कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं तुरंत लौटते हैं चर्चा जारी रहेगी। कैसे बनाए एवरग्रीन पोर्टफोलियो फिरोज अजीज और क्षितिज महाजन से हम कर रहे हैं खास चर्चा। फिरोज आपने कुछ समय पहले बोला था कि निवेश तो आप करते हैं लेकिन रोज पौधे में पानी डालना जरूरी है जिससे पौधा और फले फूले बड़ा हो जाए तो उसका एसआईपी से बेहतरीन एग्जाम्पल उसका क्या हो सकता है पर उसमें भी लोग पूछते हैं एसआईपी या एकमुश्त लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या सही। स्वाति जी देखिए एसआईपी एक दूसरे पैसे के लिए है और एक मुश्त दूसरा पैसा है। जब आपके पास पैसे बैंक अकाउंट में आ गए तो वो लमसम करने पड़ेंगे या फिर वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जरूर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों की तुलना लमसम और एसटीपी की जरूर करनी चाहिए। एसआईपी में आप आपकी फ्यूचर कमाई को आज ही कमिट कर रहे हैं ताकि एक डिसिप्लिन बरकरार रहे। तो एसआईपी भी करें लमसम भी करें, इट्स नॉट ईदर और। अगर समझिए आपको कोई बोनस का समय है, अभी फिलहाल अप्रैल में जून में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोनस आते हैं, तो बोनस में आपको एक लमसम पैसा आ गया। अब आपको ये निर्णय करना है कि भाई अभी एक मुश्त इक्विटी में लगा लूं या पहले डेट में लगा के धीमे धीमे पैसे को ट्रांसफर करूं। तो आज की जो स्थिति है 1.5 साल से इक्विटी मार्केट वहीं की वहीं है। 2021 के अक्टूबर से लेके आज तक 18,600 18,500 2-3 बार होके आ चुकी है। तो अगर 1.5 साल की टाइम करेक्शन मिली है आपको तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और एक मुश्त भी पैसा लगा सकते हैं क्योंकि इस साल की भी जो निफ्टी की अर्निंग्स 940 रुपए आने की उम्मीद है। तो 20 की पीई इज नॉट टू एक्सपेंसिव। सो पॉइंट 1 स्वाति जी, एसआईपी भी करें लमसम भी करें। एसआईपी आपकी फ्यूचर कमाई की कमिटमेंट है और लमसम आज जो आप कमा चुके हैं उसकी कमिटमेंट है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, एसटीपी करने की मेरे हिसाब से आज भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 5-10 साल की अवधि है, जैसे क्षितिज जी भी कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं होता अगर लंबी अवधि लगाते हैं, तो आप लमसम भी आज भी कर सकते हैं। एंड डोंट बी टू वरीड अबाउट द मार्केट लेवल्स। एज लॉन्ग एज आप 5-10% की मार्क टू मार्केट लॉस देखने की क्षमता रखते हैं, 15% की मार्क टू मार्केट की लॉस की क्षमता देखने की रख सकते हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। बिल्कुल चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो क्षितिज जो लोग अभी मार्केट में आएंगे एवरग्रीन पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 टू डूज जस्ट टू स्टार्ट विद वेरी क्विकली मैं आपसे जानूंगी फिर मैं फिरोज से आखिरी एक उनका एक आंसर लूंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि पहला स्टेप ले इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करें। जब आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप कंट्री की ग्रोथ में भी पैसा लगाते हैं। निफ्टी 100 से आज 63,000 के आसपास है। आपका सॉरी 1000 से 18,700 के आसपास है। सेंसेक्स 100 से 63,000 के आसपास है। तो मार्केट ऊपर जाती ही है। दूसरा स्टेप ये कि अगर आप डर रहे हैं तो पहले इंडेक्स फंड से शुरू करें। आपकी कॉस्ट भी टेकन केयर है और आप बेसिकली निफ्टी के रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तीसरा स्टेप ये जैसे फिरोज भाई ने बोला, आप 15% 10% की डाउनसाइड की चिंता मत करें। आप इस बात की चिंता करें जो 100% अपसाइड आप मिस करने वाले हैं। तो वो नोशनल लॉस दिखेगा आपको पोर्टफोलियो में अगर मार्केट गिरती गई है यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा सा भी सैलरीड है तो सिप करें। अगर लमसम पैसा आया है तो जैसे फिरोज भाई ने बोला अगर आप लगा सकते हैं इकट्ठा लगाएं या फिर 4-5 बार एसटीपी में कर दें। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अगेन आई विल रिपीट, सबसे पहला स्टेप है कि आप इक्विटी मार्केट में आके पार्टिसिपेट करें। ओके और कौन सी कैटेगरीज कौन से फंड्स फिरोज आपको लगता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर एन एवरग्रीन पोर्टफोलियो काम कर सकते हैं? So in the chronological order of importance, of course, large cap category for hygiene sake एक रख सकते हैं आप। large and mid cap, flexi cap, focused, multi cap, small cap and contra। ये 8 कैटेगरीज जो मैंने बताई वो अच्छी अहम कैटेगरीज हैं। लोग इसके बगैर ही सीधे चले जाते हैं सेक्टर फंड में, थीमेटिक फंड में, टू मेक अ पोर्टफोलियो वेरी इंटरेस्टिंग। पैसे कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, एंटरटेनमेंट का नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 8 एक बुनियाद के लिए अच्छे कैटेगरीज हैं। जैसे जैसे आई बढ़े इनमें आप जरूर निवेश कर सकते हैं। और जैसे अगर कभी भी आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये तैयारी लेके करें कि जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे हम ग्रीनरी की बात कर रहे हैं तो एक सीजन है फॉल सीजन, जहां पे पूरे पत्ते झड़ जाते हैं।
ग्रीनरी का नामो निशान नहीं होता। वैसे ही इक्विटी मार्केट में भी ऐसा होगा, आपके पोर्टफोलियो में भी आप ये उम्मीद ना करें साल भर में पूरे एक ही मौसम चलेगा, राइट? फॉल भी देखने को मिलेगा, ऑटम देखने को मिलेगा आपको। So be prepared for that and then invest in these 8 categories. Don't try and derive pleasure in terms of entertainment with investments, but derive basic fundamental foundation. बिल्कुल, हर मार्केट में भी हर समय एक जैसा नहीं रहता है, जैसे हर मौसम एक जैसा नहीं रहता, जिसने और जैसा फिरोज़ ने बिल्कुल सही से पॉइंट आउट किया कि मौसम बदलता रहेगा, बाज़ार का भी, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निवेश बनाए रखना है और सही प्रोडक्ट में निवेश करना है, जिस पर हमने आज चर्चा की, एवरग्रीन पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। धन्यवाद फिरोज और क्षितिज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिज़नेस।